सर, पाकिस्तान और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनकी दोस्ती हम कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से अब मौजूदा दौर के अंदर और चाइना के साथ भी, और हम रशिया के साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी रहती है। और शायद पिछले दौरे हुकूमत में हमने वहाँ दौरा भी किया और उसका बड़ा रिबटल आया हमें, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से। अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ एक सुपर पावर अमेरिका, जो वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि हम सेट करते हैं, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखना कितना कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान किस तरह से इन दोनों ममालिक को साथ लेके चल सकता है, अपनी दिफाई हिकमत अमली को भी सामने रखते हुए और अपनी मईशत को भी रखते हुए, ताकि हम महफूज भी रहें और दुनिया के साथ भी हम कदम से कदम मिला के चल सकें। देखिए, हमें ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, और ख़ास तौर पर जब दो सुपर पावर्स हों और एक इकनॉमिक बहुत बड़ी पावर है चाइना और अमेरिका, अदरवाइज़ मिलिट्री और अदरवाइज़ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बड़ी पावर है, तो दोनों के साथ हमें बना के रखनी चाहिए। ज़ाहिर है ये तो डिप्लोमेट्स करते हैं, लेकिन एक सिंपल फार्मूला आई एम श्योर वो फॉलो करते हैं कि अमेरिका और चाइना को ये बावर कराया जाए कि एक से दोस्ती दूसरे से नफ़रत की बुनियाद पर नहीं है, या एक साथ बहुत ज़्यादा पसंदीदगी दूसरी तरफ से नापसंदीदगी की वजह से नहीं है। यानी अगर मैं आपको ज़्यादा पसंद करता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे से नफरत करता हूँ। एक तो ये हमें ये करना पड़ेगा। इंडिया देखिए 40 साल से एक्सप्लॉइट करता रहा, सोवियत यूनियन से भी असला लेता रहा, अमेरिका से भी असला लेता रहा, फ्रांस से मिराज 2000 लेता रहा, वेस्ट से सारा कुछ लेता रहा, तो उसने सारी दुनिया को इंगेज रखा। हमारे पे भी यही लाजिम है कि अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं, वो ज़ाहिर है आपको इंसेंटिव भी देते हैं, लेकिन पब्लिकली एम्बैरस भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी आपने देखा ही होगा। तो आई थिंक हमें बैलेंस ड्रॉ करना चाहिए। चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन स्टेक्स बहुत हाई हैं दोनों के साथ रखने के लिए, और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि चाइना से, और जाहिर है चाइना बड़ा ट्रस्टेड अपनी जगह रहा है। चाइना ने आज तक हमारे पर बार्गेन नहीं लगाई। अमेरिका ने तो आप पिछले ढाई पूरे 50-60 साल का मैं आपके सामने क्विक पेश कर देता हूँ। सेंटो सीटो में हम अच्छे थे, 65-71 वॉर में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, हम इतने अच्छे नहीं रहे। उसके बाद फिर आया सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में 1979 में, फिर हम अच्छे बन गए, गुड फ्रेंड्स बन गए, हमें F-16 दिए गए, हमें पूरी हेल्प की गई सोवियत यूनियन को निकालने में। 89 में वो चला गया, उनको याद आया कि हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, हम पर फिर सैंक्शन लग गई। फिर 9/11 हुआ, हमारी फिर ज़रूरत पड़ गई, हम फिर अच्छे लोग बन गए। वो 9/11 ख़त्म हुआ जब तालिबान की पिछली हुकूमत थी, हमें बुरा भला कहा जाता था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। तो ये मैंने आपको 10-10 साल के 8-8 साल के जंप्स दिखाए हैं कि हम अप एंड डाउन ये होता रहा। लेकिन अब जितनी कंसिस्टेंसी कर सकें उतनी करनी चाहिए। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट गुफरान, मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करता चलूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ। देखिए, दुनिया में कोई परमानेंट फ्रेंडशिप या नफरत नहीं होती। ये अभी मैंने अमेरिका का क्या बताया, जब आपके नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं आप दोस्त हो जाते हैं, अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते तो अब इरेलेवेंट हो जाते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट में ही कोई सुपर पावर आके करीब आती है, कोई रिश्तेदारियां नहीं होती, कोई पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होती। उनको लगता है ये मुल्क व्हाटएवर रीजन, चाहे ज्योग्राफिकल की वजह से, किसी मादनियात की वजह से, ऑयल की वजह से, डिफेंस की वजह से रेलेवेंट है, तो दुनिया आपको इंगेज करती है। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया एटमी धमाकों का, और हमने थोड़ा जो पढ़ा, थोड़ी रिसर्च की, उसमें नज़र आता है कि उस वक्त बड़ा ख़तरा मौजूद था कि शायद इंडिया, और इज़राइल का नाम भी लिया जाता है कि वो पाकिस्तान को रोकने के लिए शायद अटैक भी कर सकते हैं हमारे उन जगहों पर जहाँ इंस्टॉलेशन मौजूद है। और फिर साथ में मैंने ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान जो एयर फोर्स थी वो उस वक्त पूरी तरह से अलर्ट थी, और उन्होंने जो है कॉर्डन किया हमारे उन तमाम चीज़ों को, और दुनिया को ये बताया कि अगर कोई इस तरह की हरकत होगी तो हम पूरी तरह से चौकस और चाक चौबंद हैं। असल में क्या थी उस वक्त का जो मंजरनामा है, वो ज़रा बताइएगा हम जैसे लोगों को, नौजवान लोगों को, ताकि वो जान सकें कि उस दौर में भी 1999 में भी, या 1998 में जब 1797 में जब धमाके हमने किए, उससे पहले और बार एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी थी और किस तरह से हमने इस सारे सिनेरियो को महफूज रखा, ताकि इसराइल और इंडिया दोनों जुर्रत न कर सकें कि वो कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिसका जवाब उनको बहुत जो है ना वो नुकसान की सूरत में उठाना पड़े। देखिए, इसके बड़ा अच्छा सवाल है। ये इंडिया ने शुरू किया था, और मैं आप जैसे नौजवानों को क्विक हिस्ट्री से फ्लैशबैक करता हूँ। 1974 में हिंदुस्तान ने पहला धमाका किया था, और उस बॉम्ब का नाम उन्होंने रखा था पीसफुल बुद्धा। पीसफुल बुद्धा, और बॉम्ब का नाम था जी, जो उन्होंने धमाका किया था, जो बॉम्ब उन्होंने एक्सप्लोड किया था। उस वक्त बॉम्ब नहीं कहते थे, वो कह रहे थे पीसफुल टेस्टिंग की है। अच्छा, बट होता तो डिवाइस ही है ना।
फिर 74 में हमने कुछ नहीं किया, हमने शुरू कर दिया, हमने भी ज़ाहिर है क्रेडिट सबको जाता है जो भी हमारे हुकूमत में पॉलिसी मेकर रहे और लीडर्स रहे। फिर हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए जिसके जवाब में हमने 6 किए। सही। ये उस वक्त की बात नहीं है जब हम 80s में कर रहे थे। मैं एज ए यंग ऑफिसर, मेरे लिए बड़ा ऑनर ही अब फील होता है कि मैं इसी न्यूक्लियर प्लांट जो हमारा कोटा में हुआ करता था उस ज़माने में, एक ही लेबॉर्ट्री होती थी जहाँ ये तैयारी कर रहे थे डॉक्टर कदीर खान और बाकी साइंटिस्ट। तो वो मेरी ड्यूटी रही 5-6 साल मैंने पिंडी में इस्लामाबाद में रहते हुए ये ड्यूटी की थी, ओनली डिफेंडिंग कोटा न्यूक्लियर प्लांट। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें एज यंग ऑफिसर, आपकी एज से भी पहले की शायद बात है, जब मैं था तो हमें बताया गया था कि 2 मुल्कों की तरफ से अटैक हो सकता है और हमने कोटा को प्रोटेक्ट करना है कि किसी ऑब्वियसली अटैक के खिलाफ। जाहिर है कि हिंदुस्तान था और एक इजराइल था और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल हमारा प्रोग्राम था। लेकिन इसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत थी, एयरफोर्स की थी, साइंटिस्ट की भी, हुकूमत की भी, हर एक की थी, और सबसे ज़्यादा एयरफोर्स की रेडीनेस बहुत स्ट्रांग थी उस वक्त। और फिर किसी की जरूरत नहीं हुई, हमें सुना गया था कि 1-2 अटैम्प्ट्स हुई थी लेकिन हम अलर्ट हुए थे, हवा में थे, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है डिज़ाइन मटीरियलाइज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सका कि एयरफोर्स, हम तो वेट कर रहे थे कि अगर आए तो हम वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे इंशाल्लाह ताला। कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वी टेक प्राइड के आज हम एक न्यूक्लियर हैं और सबकी, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों की उसमें क्रेडिट है। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया एटमी साइंसदानों की, तो एक नाम जो मेरे जहन में, उस तमाम पाकिस्तानी के जहन में आता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनका कंट्रीब्यूशन यकीनन बहुत है और उस वक्त भी वो लीडर थे उस टीम के। लेकिन सर उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना और उन्होंने ये कहा कि शायद वो जिस कौम के लिए इतना काम किया उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, और काफ़ी मायूसी का भी उन्होंने इजहार किया कि शायद उनसे गलती हुई। क्या समझते हैं कि अब्दुल कदीर ख़ान को जो मकाम मिलना चाहिए था हिस्ट्री में या उनकी ज़िंदगी में, यकीनन उनकी रहलत के बाद तो उन्हें एजाज़ात उनसे पहले भी मिले थे, उनका स्टेट लेवल पे उनका फ्यूनरल भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इतने मायूस क्यों थे? ऐसा क्या रहा सिनेरियो कि हमारे कौमी हीरो मायूसी का शिकार हुए और शिकवा भी किया और शायद थोड़ा से नोहा गुनाह भी हुए कौम के जज्बात पर या शायद कौम के लीडरान पर? देखिए, वक्त चेंज होता रहता है। ऑल्दो ये पॉलिटिकल एलिमेंट था इसके अंदर, उन पर जो इल्ज़ामात लगे कि टेक्नोलॉजी ब्रीच हुई हमारी और दूसरे मुल्क तक चली गई, एक क्वेश्चन मार्क आ गया था। और फिर ज़ाहिर सवाल ये पैदा हुआ कि उन्होंने खुद किया था या किसी से पूछ के किया था या किसी के कॉन्सेंट से किया था। ये तो आज तक ना हल हुआ है हमारे मुल्क में, ना शायद हमें पता लगेगा कभी कि कैसे हुआ था वो। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फुटप्रिंट्स पकड़े गए थे ईरान में और लीबिया में, जिनको ट्रैक बैक किया गया था, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया गया था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब बहुत मॉडर्न हो गई है, जैसे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स ऐसे आ गए हैं, मैं पढ़ रहा था अभी कल परसों ही, इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। दैट मीन्स कि अगर किसी जगह आपने केमिकल वेपन चाहे तो ये नहीं आप पता कर सकते कि कहाँ से आए थे, इसका पीछे सिस्टम क्या था। लेकिन न्यूक्लियर को ट्रैक करना आसान होता है, आज भी आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर यूरेनियम होता है, सोर्स होता है, उसकी ट्रैवलिंग होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको ट्रैक कर लिया जाता है। तो उस वक्त शायद वो ट्रैक हो गए थे और हमारे पे इल्ज़ाम लगा था और शायद इसीलिए उनको एम्बेरसमेंट ओवरऑल लगी कि ये मेरा नाम आया है या मुझ पर इल्ज़ाम आया है। और वही मुझे लगता है वही एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर था। लेकिन वो बहुत बड़े हीरो थे, बहुत अपना चलता हुआ, जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त एक करियर छोड़कर हॉलैंड से यहाँ शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान की मोहब्बत में। और मैं कई दफ़ा ज़िंदगी में उनको मिल चुका हूँ। और एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि सर फिर जब आप पहली दफ़ा आए पाकिस्तान बॉम्ब बनाने के लिए तो कैसा सेटअप था यहाँ पे? तो उन्होंने मजाक में कहा, उन्होंने कहा यार पिंडी में एक कमरा था, उसमें एक मेज़ और कुर्सी पड़ी थी और मुझे कहा गया कि बैठें और बम बनाना शुरू करें। तो वहाँ से बॉम्ब अगर किसी ने बनाया, एक मेज़ और कुर्सी, कहते हैं कमरा दे दिया कि छोटा सा, कहते हैं तो कहते हैं वहाँ से शुरू किया था। अब कहाँ पाकिस्तान आज खड़ा है तो उनको क्रेडिट जाता है, उनको ज़ाहिर ट्रिब्यूट भी देना चाहिए, वो आसान मान हमें होना चाहिए।